नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल मशीन की सिलेक्टिव 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखो, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन द रोटर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ब्लॉक्ड दिस स्लिप इज। देखो, जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो ब्लॉक्ड कंडीशन में होता है तो उस कंडीशन में स्लिप का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा या 0 होगा या 0.1 होगा या 0.5 होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे स्लिप का वैल्यू 1 होता है। देखो, जो स्लिप होता है, स्लिप का फॉर्मूला क्या है? स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइड बाई NS। ये होता है हमारा स्लिप का फॉर्मूला। मान लो ये हमारा एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसका ये स्टार्टर है और ये उसका रोटर है। तो स्टार्टर का जो रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड होता है, मान लो उसका स्पीड क्या है? NS। और जो ये जो रोटर है इसका स्पीड मान लो क्या है? इसका स्पीड NR है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है जो रोटर है, ये जो रोटर है ये ब्लॉक्ड कंडीशन में है। मीन्स ये रोटेट नहीं कर रहा है, नहीं घूम रहा है। अगर ये नहीं घूमेगा, रोटेट नहीं करेगा तो NR का वैल्यू क्या होगा? रोटर का स्पीड क्या होगा? 0 होगा। तो इसीलिए ये जो स्लिप का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में NR का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो उसके बाद स्लिप इज इक्वल टू NS डिवाइड बाई NS होगा। तो देखो, क्योंकि NR 0 है तो NS बाई NS इक्वल टू क्या होगा? 1। तो इसीलिए जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर ब्लॉक कंडीशन में होता है तब स्लिप का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर कैन बी चेंज्ड बाय। देखो, एक सिंक्रोनस मोटर का स्पीड को हम कैसे चेंज करेंगे? उसका सप्लाई वोल्टेज को चेंज करके, या उसका फ्रीक्वेंसी को चेंज करके, या उसका लोड को चेंज करके, या उसका सप्लाई टर्मिनल को चेंज करके उसका स्पीड को चेंज करते हैं। तो इसका आंसर होगा, जो सिंक्रोनस मोटर होता है नॉर्मली ये तो कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है, फिर भी उसका जब स्पीड को हम चेंज करेंगे तब क्या करेंगे ना, उसका चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, तब उसका फ्रीक्वेंसी को चेंज करके उसका स्पीड को हम चेंज करते हैं। क्योंकि जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू होता है 120 इंटू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल। तो ये जो एफ है ये फ्रीक्वेंसी है। अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली स्पीड का वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एनी वन फेज ऑफ ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड द मोटर इज। देखो, जब एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का किसी एक फेज शॉर्ट सर्किट होता है तब क्या होता है? मान लो ये हमारा एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है, उसका ये 3 फेज सप्लाई है, ये R फेज है, ये Y फेज है और ये B फेज है। तो RY भी 3 फेज है। किसी भी रीजन से अगर एक, मान लो ये R फेज Y के साथ शॉर्ट सर्किट होता है, किसी भी एक फेज शॉर्ट सर्किट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, ये जो मोटर है विल रिफ्यूज टू स्टार्ट, ये मोटर स्टार्ट नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब किसी भी एक फेज शॉर्ट सर्किट होता है तब मोटर रिफ्यूज टू स्टार्ट नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्प्लिट फेज मोटर, एक स्प्लिट फेज मोटर में ये 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होता है? स्प्लिट फेज मोटर में स्प्लिट फेज मोटर का जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ होता है, करंट होता है, या रनिंग वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ करंट होता है, या दोनों स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग दोनों सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं, या सेंट्रीफ्यूगल स्विच सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा, जो स्प्लिट फेज मोटर होता है उसमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ कनेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो कैसे होता है। देखो, जो स्प्लिट फेज मोटर होता है उसमें 2 वाइंडिंग होता है, एक होता है रनिंग वाइंडिंग, एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। देखो, ये होता है रनिंग वाइंडिंग और ये होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ये होता है रोटर। तो ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ क्या होता है? सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट होता है। तो देखो, ये है सीरीज ये स्टार्टिंग वाइंडिंग और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1
जो स्प्लिट फेज मोटर होता है उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सीरीज ड्रॉइंग एन आर्मेचर करंट ऑफ इज ऑपरेटिंग अंडर सैचुरेटेड मैग्नेटिक कंडीशन द टॉर्क डेवलप्ड इन द मोटर इज प्रोपोर्शनल टू। देखो एक सीरीज मोटर का जब मैग्नेटिक सैचुरेटेड कंडीशन में उसका जो टॉर्क होता है वो इनमें से किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है। देखो जो टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है सीरीज मोटर में, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट। लेकिन क्वेश्चन में है ये सैचुरेटेड मैग्नेटिक कंडीशन है, तो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। सैचुरेटेड मैग्नेटिक फील्ड कंडीशन मीन्स ये जो फ्लक्स होता है ये कांस्टेंट होता है। सैचुरेटेड कंडीशन में क्या होता है, फ्लक्स का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। तो उसके बाद क्या होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होता है, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट होता है, तो इसीलिए ये होता है राइट। तो ऑप्शन नंबर IV4 इज द करेक्ट आंसर। आर्मेचर करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टॉर्क होता है जब मैग्नेटिक फील्ड सैचुरेशन होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर ऑफ ए DC मोटर इज। एक DC मोटर की कंडक्टर में, आर्मेचर कंडक्टर में DC करंट फ्लो होता है या AC करंट फ्लो होता है या AC एज वेल एज DC दोनों फ्लो होते हैं या ट्रांजिएंट करंट फ्लो होता है। तो इसका आंसर होगा चाहे वो DC मोटर हो या AC मोटर हो, उसका आर्मेचर में ऑल्टरनेटिंग करंट AC करंट ही फ्लो होता है। और ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है उसको DC मोटर में DC में कैसे करंट होता है, वो कौन करता है, वो कम्यूटेटर ये काम करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कौन कन्वर्ट करता है, कम्यूटेटर। लेकिन जो आर्मेचर कंडक्टर होता है चाहे वो DC मोटर हो या AC मोटर हो, उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट AC करंट ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज यूज फॉर। एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को हम कहाँ पर यूज करते हैं, वेरिएबल स्पीड लोड के लिए यूज करते हैं या लो टॉर्क लोड के लिए यूज करते हैं या पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज करते हैं या हाई टॉर्क लोड के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा जो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है उसको हम पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है वो एक लीडिंग कैपेसिटर जैसा काम करता है। क्योंकि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को भी हम पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वो भी एक लीडिंग पावर फैक्टर जैसा काम करता है। तो इसीलिए ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को भी हम पावर फैक्टर करेक्शन में यूज करते हैं, क्योंकि ये भी हमारा लीडिंग पावर फैक्टर जैसा काम करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज। एक सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है या 0 होता है या बहुत ज़्यादा होता है या फुल लोड टॉर्क का हाफ होता है। तो इसका आंसर होगा जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू 0 होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और एक बात याद रखो, जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच डज नॉट ओपन एट 70 to 80% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मोटर इट वुड रिजल्ट। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें उसका स्पीड जब 70 से 80% तक होता है तब तो क्या होता है ना, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो डिस्कनेक्ट होता है। अगर बाय मिस्टेक या किसी भी एरर की वजह से अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच 70 से 80% स्पीड होने के बाद भी अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच डिस्कनेक्ट नहीं होता है तब क्या होगा, तब उसका स्टार्टिंग वाइंडिंग डैमेज होगा या उसका सेंट्रीफ्यूगल स्विच डैमेज होगा या
अब रनिंग वाइंडिंग ओवरलोड होगा या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा 70 से 80% स्पीड होने के बाद भी अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच डिस्कनेक्ट नहीं होता है तो उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग डैमेज होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर ह्यूम्स ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ द प्रोबेबल कॉज ऑफ। देखो एक 3 फेज इंडक्शन मोटर जब स्टार्ट होता है तब ह्यूम आवाज़ क्यों होता है, ह्यूम साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है, उसका कारण क्या हो सकता है। अनइक्वल स्टार्टर फेज रेजिस्टेंस, या ओपन रोटर में ओपन सर्किट होना, या इंटरटोन शॉर्ट सर्किट ऑफ द रोटर, या रोटर में जो इंटरनल जो वाइंडिंग होता है उसमें शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसका आंसर होगा जो ह्यूम साउंड प्रोड्यूस होता है एक 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट होने के बाद वो होता है इंटरटोन शॉर्ट सर्किट ऑफ द रोटर में जो इंटरटोन रहता है उसमें शॉर्ट सर्किट होने के बाद ये ह्यूम साउंड प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज यूज। देखो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीटी, ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर 2 टाइप होता है, एक होता है पीटी, दूसरा होता है सीटी या करंट ट्रांसफार्मर। तो ये जो पीटी ट्रांसफार्मर है इसको हम हाई टू मेजर हाई वोल्टेज हाई एसी वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज करते हैं, या मेजर हाई वोल्टेज डीसी मेजर करने के लिए यूज करते हैं, या हाई वोल्टेज एसी डीसी दोनों को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, या प्रोटेक्टिव डिवाइस इन हाई वोल्टेज सर्किट, एक हाई वोल्टेज सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या पीटी होता है उसको हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए हाई वोल्टेज एसी को। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो पीटी होता है वो भी एक हमारा ट्रांसफार्मर ही होता है, और हम सभी जानते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है वो सिर्फ एसी में ही काम करता है। तो इसलिए यह हाई वोल्टेज एसी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर व्हिच डज नॉट हैव सेंट्रीफ्यूगल स्विच। देखो इनमें से कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, या रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, या परमानेंट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो इसका आंसर होगा जो परमानेंट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो परमानेंट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है इसमें जो कैपेसिटर होता है वो परमानेंटली कनेक्ट रहता है। तो इसलिए इसको जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है उसका काम क्या होता है ना, ये जो कैपेसिटर होता है मोटर स्टार्ट होने के बाद इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज करते हैं। लेकिन परमानेंट मोटर में क्या होता है, इसको ये परमानेंटली कनेक्ट होता है, इसको डिस्कनेक्ट करना नेसेसिटी नहीं होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैप वाइंडिंग इज प्रीफर्ड फॉर। देखो जो हमारा 2 टाइप वाइंडिंग होता है, एक होता है लैप वाइंडिंग, दूसरा होता है वेव वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग को हम कहाँ पर प्रीफर करते हैं, लो करंट लो वोल्टेज के लिए, या हाई करंट हाई वोल्टेज के लिए, या हाई करंट लो वोल्टेज के लिए, या लो करंट हाई वोल्टेज के लिए। तो इसका आंसर होगा जो लैप वाइंडिंग होता है वो लो वोल्टेज हाई करंट। तो देखो हाई करंट लो वोल्टेज, ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में हाई वोल्टेज लो करंट होता है, हाई वोल्टेज लो करंट ये वाला, अगर वेव वाइंडिंग होता तो ये हाई वोल्टेज लो करंट होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए डीसी मशीन शॉर्ट रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस वैल्यू आर। देखो ये शॉर्ट रेजिस्टेंस मीन्स ये शॉर्ट मोटर ही होगा। तो देखो मान लो ये हमारा ये आर्मेचर है और ये शॉर्ट वाइंडिंग है। तो देखो क्वेश्चन में है ये शॉर्ट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और ये आर्मेचर है, तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस, तो किसका रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है, किसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है। याद रखो जो शॉर्ट फील्ड होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो शॉर्ट फील्ड होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, और जो आर्मेचर होता है उसका रेजिस्टेंस लो होता है। तो शॉर्ट रेजिस्टेंस हाई होगा और
आर्मेचर रेजिस्टेंस लो होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए 5 kVA 200 हॉर्ज ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट 5 हॉर्ज, इट्स केवीए रेटिंग विल बी, क्या होगा। देखो एक ट्रांसफार्मर है जो जिसका कैपेसिटी कितना है 500 kVA और उसका फ्रीक्वेंसी कितना 200 हॉर्ज। अगर इस 500 kVA 200 हॉर्ज वाला ट्रांसफार्मर को हम 50 हॉर्ज में ऑपरेट करेंगे तो उसका केवीए वैल्यू क्या होगा। तो इसका आंसर देखो, जो हमारा केवीए वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर केवीए का वैल्यू ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज़्यादा होगा, और केवीए वैल्यू कम होगा तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी कम होगा। तो देखो जब 200 हॉर्ज फ्रीक्वेंसी था, तब कैपेसिटी कितना था 500 kVA था उसका कैपेसिटी। लेकिन जब ये 50 हॉर्ज होगा, मीन्स ये 50 हॉर्ज हो गया, ये अगर 50 हॉर्ज होगा मीन्स वहाँ 4 टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो इधर भी 4 टाइम डिक्रीज होगा। तो इक्वल टू कितना होगा 110 to 125, ये होगा उसका करेक्ट आंसर। तो ये जितना टाइम डिक्रीज करे, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो केवीए वैल्यू जितना डिक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी उतना टाइम डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स आर ऑल्सो यूज इन 3-phase इंडक्शन मोटर फॉर मोटर्स रोटर डेवलपिंग। देखो एक जो 3-phase इंडक्शन मोटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें ईडी करंट डेवलप होता है, या वोल्टेज लैग होता है, या लोड करंट डेवलप होता है, या फेज करंट डेवलप होता है। तो इसका आंसर होगा जो एक 3-phase इंडक्शन मोटर का जो रोटर मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें ईडी करंट भी डेवलप होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो रोटर होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है। जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कट होने के बाद जब यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तब ये शॉर्ट होता है। ये जो रोटर होता है 3-phase इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो शॉर्ट सर्किटेड होता है, उसका वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ईडी करंट भी प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन इज मेड ऑफ। देखो एक डीसी मशीन का जो आर्मेचर होता है वो माइल्ड स्टील का होता है, या सिलिकॉन स्टील का होता है, या स्टेनलेस स्टील का होता है, या कास्ट आयरन का होता है। तो इसका आंसर होगा डीसी मशीन का जो आर्मेचर होता है वो सिलिकॉन स्टील का होता है, क्योंकि सिलिकॉन स्टील में क्या होता है ईडी करंट लॉस और आयरन हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which type of load is offered by crane and hoist? क्रेन और होस्ट में इनमें से कौन सा टाइप ऑफ लोड के लिए यूज किया जाता है। क्रेन और होस्ट के लिए कौन सा टाइप ऑफ लोड का यूज किया है। ग्रेजुअली वेरिंग लोड, या नॉन रिवर्सिंग नो लोड स्टार्ट, या रिवर्सिंग एंड लाइट स्टार्ट, या रिवर्सिंग हैवी स्टार्ट। तो देखो क्रेन है मीन्स हैवी स्टार्ट तो जरूर होगा, और क्रेन में हम रिवर्सिंग भी किया जाता है, तो इसीलिए क्रेन और होस्ट में हम रिवर्सिंग और हैवी स्टार्ट वाला लोड के लिए हम क्रेन और होस्ट का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन। देखो जो इंटरपोल वाइंडिंग होता है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है, या मेन पोल के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है, या आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्शन होता है, या मेन पोल के साथ पैरेलल में कनेक्शन होता है। तो इसका आंसर होगा जो इंटरपोल वाइंडिंग होता है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये होता है रोटर या आर्मेचर, उसके चारों तरफ ये होता है स्टार्टर में ये मैग्नेटिक, ये मान लो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। तो ये 4 पोल मशीन है। तो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, बीच में जो छोटा सा पोल होता है उसको हम कहते हैं इंटरपोल। और ये जो इंटरपोल होता है ये आर्मेचर होता है, आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्मेचर और इंटरपोल दोनों आपस में सीरीज में कनेक्शन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फॉर ए 3-phase 4-pole 50 हॉर्स सिंक्रोनस मोटर द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पोल एंड द लोड टॉर्क आर हाफ द मोटर स्पीड क्या होगा। देखो पहले देखो हम जो 3-phase 4-pole 50 हॉर्स सिंक्रोनस मोटर है उसका स्पीड पहले हम डिसाइड। देखो स्पीड इक्वल टू क्या है, स्पीड इक्वल टू NS इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल। तो 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज इंटू पोल कितना है 4, तो इसको कैंसिल करने से 30 इक्वल टू 1500 ये होता है RPM 1500 स्पीड होता है कब ना जब 4 पोल 50 हर्ट्ज होता है। तो अब क्या स्पीड कितना होता है 1500 RPM इसका स्पीड होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में अगर फ्रीक्वेंसी भी हाफ होगा, नंबर ऑफ पोल भी हाफ होगा और लोड टॉर्क भी हाफ होगा, उस कंडीशन में स्पीड क्या होगा। तो देखो NS इक्वल टू क्या है, NS इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना था 50 हर्ट्ज था, लेकिन हाफ होगा तो 25 होगा, डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल कितना है, नंबर ऑफ पोल 4 पोल था, ये भी हाफ होगा तो 4 का हाफ कितना है 2, तो इधर कैंसिल करेंगे कितना होगा 60 इंटू 25 कितना होगा वही 1500 RPM ही होगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोटर यूज ऑन स्मॉल लेद इज यूजुअली। देखो स्मॉल लेद में हम इनमें से कौन सा टाइप ऑफ मोटर का यूज करते हैं। स्मॉल लेद में हम यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं, या DC शॉर्ट मोटर का यूज करते हैं, या सिंगल फेज कैपेसिटर रन मोटर का यूज करते हैं, या 3-phase सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा जो स्मॉल लेद होता है उसमें हम DC शॉर्ट मोटर का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो लेद मशीन है ये कांस्टेंट स्पीड होता है और हमारा शॉर्ट मोटर भी कांस्टेंट स्पीड होता है, इसीलिए स्मॉल लेद में हम DC शॉर्ट मोटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सिंक्रोनस मोटर व्हिच लॉस वेरीज विद द लोड। देखो एक सिंक्रोनस मोटर में इनमें से कौन सा लोड वेरी होता है लोड के साथ। अगर लोड ज़्यादा होगा तो इनमें से कौन सा लॉस ज़्यादा होगा, और अगर लोड कम होता है तो इनमें से कौन सा लॉस कम होता है, मीन्स लोड के साथ कौन सा लॉस वेरी होता है। जो विंडेज लॉस है हम सब जानते हैं वो एक कॉन्स्टेंट लॉस है। बियरिंग फ्रिक्शन लॉस ये भी कॉन्स्टेंट होगा। कोर लॉस जिसको हम आयरन लॉस कहते हैं ये भी एक कांस्टेंट लॉस है। तो जो कॉपर लॉस होता है वो वेरिएबल लॉस है। अगर लोड वेरी होगा तो ये वेरिएबल लॉस ही वेरी होगा, तो इसलिए कॉपर लॉस वेरी होता है लोड के साथ। ऑप्शन नंबर आई भी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉस एसोसिएटेड विथ द मैकेनिकल फ्रिक्शन ऑफ ए मशीन इज कॉल्ड। देखो कौन सा लॉस मैकेनिकल फ्रिक्शन के साथ, एक मशीन का जो मैकेनिकल फ्रिक्शन से जो लॉस होता है वो कौन सा लॉस के साथ एसोसिएट होता है, एडी करंट लॉस के साथ, या मैकेनिकल लॉस के साथ, या हिस्टेरिसिस लॉस के साथ, या स्ट्रे लॉस के साथ। तो इसका आंसर होगा मैकेनिकल फ्रिक्शन होता है मीन्स मैकेनिकल लॉस ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आई द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इन 3-phase इंडक्शन मोटर मैक्सिमम टॉर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। एक 3-phase इंडक्शन मोटर का जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो इनमें से किसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्टार्टर वोल्टेज के साथ, या रोटर का स्पीड के साथ, या रोटर का रिएक्टेंस के साथ, या डिक्रीजिंग स्लिप स्पीड के साथ। तो इसका आंसर होगा जो मैक्सिमम टॉर्क होता है, जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रोटर रिएक्टेंस के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना रोटर रिएक्टेंस और मैक्सिमम टॉर्क दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एससी सीरीज मोटर आर बिल्ट विथ एज फ्यू टर्न एज पॉसिबल टू रिड्यूस। देखो जो एससी सीरीज मोटर होता है उसमें जो फील्ड होता है, फील्ड वाइंडिंग होता है, उसका फील्ड वाइंडिंग का टर्न बहुत कम होता है, फ्यू टर्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें फ्लक्स कम करना होता है कि या रिएक्टेंस कम करना होता है, या आयरन लॉस कम करना होता है, या स्पीड कम करना होता है। तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसी सीरीज मोटर का जब फील्ड वाइंडिंग होता है उसमें हम फ्यू टर्न कम टर्न इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें रिएक्टेंस का वैल्यू कम करना होता है। ये याद रखना, ऑप्शन नंबर 2 आई द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
इफ द टॉर्क ऑफ ए इंडक्शन मोटर डिक्रीज द डैश। देखो जब एक इंडक्शन मोटर का टॉर्क कम होता है तब स्पीड का वैल्यू ज़्यादा होता है, या स्पीड का वैल्यू कम होता है, या करंट ऑफ द रोटर डिक्रीज रोटर का करंट कम होता है, या पावर ऑफ द मोटर इंक्रीज, या मोटर का पावर ज़्यादा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब टॉर्क का वैल्यू कम होता है तब स्पीड का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये याद रखना, टॉर्क का वैल्यू जब डिक्रीज होगा स्पीड का वैल्यू तब इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर वेरीज एज। देखो एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो इनमें से किसके साथ वेरी होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्टिंग टॉर्क वेरी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v स्क्वायर के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम स्पीड वेरिएशन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज। देखो एक सिंक्रोनस मोटर का जो स्पीड वेरिएशन होता है तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड वेरिएशन 0% होता है, या 5% होता है, या 2% होता है, या 10% होता है। तो इसका आंसर होगा एक सिंक्रोनस मोटर का मैक्सिमम स्पीड वेरिएशन कितना होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो मान लो ये हमारा एक सिंक्रोनस मोटर है का स्टार्टर है और ये उसका रोटर है। हम सभी जानते हैं स्टार्टर जिस स्पीड में घूमता है ये उसका रोटर भी उसी स्पीड में घूमता है, क्योंकि स्टार्टर का मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का जो पोल है दोनों मैग्नेटिक लॉकिंग होते हैं, दोनों का स्पीड एक जैसा ही होता है। तो स्पीड में वेरिएशन होने का चांसेस नहीं होता है, इसीलिए जो स्पीड वेरिएशन मैक्सिमम होता है वो 0 ही होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड एक ही स्पीड में घूमता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सिंक्रोनस मोटर द डैम्पिंग वाइंडिंग इज जनरली यूज टू। एक सिंक्रोनस मोटर में हम डैम्पर वाइंडिंग को क्यों यूज करते हैं। क्योंकि हमें स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करना होता है, या प्रिवेंट हॉन्टिंग और प्रोवाइड स्टार्टिंग टॉर्क, हॉन्टिंग को प्रिवेंट करना होता है और स्टार्टिंग टॉर्क को प्रोवाइड करना होता है, या एडी करंट लॉस को कम करना होता है, या नॉइज लेवल को कम करना होता है। तो इसका आंसर होगा जो डैम्पिंग वाइंडिंग होता है सिंक्रोनस मोटर में उसको हम यूज करते हैं स्टार्टिंग टॉर्क को प्रोवाइड करने के लिए भी यूज करते हैं और हॉन्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो डैम्पिंग वाइंडिंग कहाँ पर यूज किया जाता है, ये होता है सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टर और ये होता है उसका रोटर। रोटर में जो पोल होता है ये होता है रोटर का पोल, मान लो ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, इसी पोल में हम एक डैम्पर वाइंडिंग का यूज किया जाता है। तो ये होता है डैम्पर वाइंडिंग और इसको हम हॉन्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए और स्टार्टिंग टॉर्क को प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर स्टार्टर वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन स्टार बिकॉज डेल्टा कनेक्टेड वुड। देखो जो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर होता है उसका स्टार्टर वाइंडिंग हमेशा स्टार में क्यों स्टार कनेक्टेड क्यों किया जाता है, डेल्टा कनेक्टेड क्यों नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर देखो पहले देखो एक स्टार में क्या होता है, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होता है और लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है। तो फेज वोल्टेज इक्वल टू क्या हो गया, फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज बाई √3 हो गया। तो फेज वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है ना, लाइन वोल्टेज से √3 टाइम कम हो रहा है। अगर डेल्टा होता तो इसमें क्या होता है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है, लेकिन स्टार में फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज से कम होता है। अगर वोल्टेज का वैल्यू कम होगा तो इंसुलेशन भी कम जरूरत होगा, इसीलिए रिक्वायर मोर इंसुलेशन एंड कंडक्टर मटेरियल। अगर हम डेल्टा कनेक्टेड करेंगे तो वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, अगर वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो इंसुलेशन का भी ज़्यादा ज़रूरत होगा। तो इसीलिए जो स्टार्टर वाइंडिंग होता है वो स्टार कनेक्टेड किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना।